हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से योगा और एक्सरसाइज करने से गर्भवती महिलाओं को फायदा हो सकता है, क्या क्या उसके कारण हैं और क्यों करना ये ज़रूरी है। इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंगल ठुबे। तो मैम, जैसे अभी हमने बात की कि ये सारी गतिविधियां अगर कोई लेडीज़ है जो एक्सरसाइज या योगा नहीं कर सकती है तो वो मेडिटेशन भी कर सकती है। और आपने जैसे समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके ही मेडिटेशन करना ज़रूरी नहीं है, आपको कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए। तो उसी से एक और सवाल है कि बहुत सी जो लेडीज होती हैं वो कंसर्न रहती हैं ये सोच के कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनका वेट गेन ना हो जाए, तो वो प्रेशर खुद पे मेंटेन एक तो बनाती रहती हैं कि यार मेरा वेट ना बढ़ जाए, या वो अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं। तो इसका क्या उपाय है, लाइक किस तरीके से वो इसको लाइक ओवरकम कर सकती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस लेना इज नॉट मतलब राइट। एक्चुअली जितना आप स्ट्रेस लोगे, क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी को ऐसे बनाया गया है नेचर ने कि वहाँ पे प्लासेंटा को रखा है। प्लासेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर कि जो हमारे पास की जो बुरी चीजें बच्चे के पास जा रही है ना वो फिल्टर करता है। एक्चुअली इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, मैं ऐसे नहीं कि मैं खुद से बता रही हूँ, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग। बट अगर वो चीज अप टू सर्टन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो प्लासेंटा कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो चीजें जाएगी बच्चे के पास। तो अगर हर चीज का आप स्ट्रेस लोगी तो डेफिनेटली वो बच्चे के पास जाएगा, और मतलब बाकी गर्भ संस्कार करने की कोई मतलब आवश्यकता, लाइक उसका जो मतलब मोटो है वही खत्म मतलब हो ही नहीं जाएगा। होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट गर्भ संस्कार का है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि डॉक्टर का जो काम है आपकी केयर लेना वो करेंगे। आपका काम नहीं है कि वो रेशियो देखना, और ये आपको जो बताया गया वो स्ट्रिक्टली और बाय हार्ट फॉलो करो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता, बट जैसे ही आप स्ट्रेस में चले जाते हो डाइवर्ट योर माइंड, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि ओबेसिटी या वेट बढ़ने का एक मेन रीजन है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमें वो नीड लगती है कि हम मीठा खाएं, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, और फिर हमारा जो बॉडी है ना क्रेव करता है और हम वो खा लेते। क्योंकि बहुत बार पेशेंट मुझे फोन करती है, मैम मुझे बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, और बेसिकली फीमेल्स गलत खाती है। एंड 5-6 मंथ जब आ जाता है तब उनको पता चलता है कि मैम मेरे बेटे का वजन कम है, IUGR है, बच्चा लाइकर कम है, तो फिर हम रिपेयर कुछ चीजें नहीं कर पाते। तो पहले स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ से ही आपको डाइट के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितना डाइट इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका एक्सरसाइज या आपका मोबिलिटी जो मूवमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो वो अलग बात है, जैसे हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है तो आप क्या कर सकते हो। बट अदर देन दिस, आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डाइट के ऊपर फोकस करना। तो डाइट किस तरीके का होना चाहिए, तो जो मेरे पेशेंट्स है वो उनको बाय हार्ट लर्न हो गया कि मैं क्या बोलती हूँ, प्रोटीन्स, देन फाइबर्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन फैट। दिस इज माय फंडा कि पहले आपको प्लेट में प्रोटीन्स दिखने चाहिए, देन आपको फाइबर्स दिखने चाहिए, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन फैट्स दिखने चाहिए। तो हमेशा अगर ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखते हो तो शायद ही मुझे लगेगा कि आपका एबनॉर्मल वेट बढ़ेगा। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि मदर का अराउंड 20-25 kg बढ़ जाता है, बट डिलीवरी जब होती है तो बच्चा हार्डली 2 kg का होता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं डाइट में गलती करी है। तो ये ना होने के लिए आपको पहले फोकस प्रोटीन और फाइबर पे रखना है। तो अगर प्रोटीन और फाइबर के ऊपर आप ध्यान रखोगे तो आपको ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा, ना ही फैट एक्यूमुलेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है हर फीमेल की लाइफ में, रीशेपिंग। कि डिलीवरी के बाद हमें रीशेप होना है, लेकिन नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो वो रीशेपिंग का प्रॉब्लम जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको अराउंड 12-15 kg वेट गेन इज सफिशिएंट। बट वो किस तरीके से बढ़ाया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बर्गर खा रहे हैं, आप मेयोज खा रहे हैं, बहुत सारे सॉसेस खा रहे हैं, उसके वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप रीशेपिंग में डिफिकल्टी महसूस करोगी। और ऑन द अदर साइड आपका बेबी भी इतने अच्छे से वेट गेन या हेल्दी वेट गेन बोल सकती हूँ, तो मैं हेल्दी वेट गेन ज्यादा एम्फसाइज करूंगी कि हेल्दी वेट गेन नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका फूड कैसे होना चाहिए। तो हमेशा मेरे सेशंस में मैं पूछती हूँ कि आपने क्या खाया, तो पेशेंट इज इंटरेस्टिंग कि मैडम को क्या इंटरेस्ट है मेरे डाइट में। तो मैं उनको दिन भर में क्या खाया ये क्यों पूछती हूँ कि उनको बताती हूँ कि आपने दिन भर 4 बार खाया, बट उसमें प्रोटीन कहाँ है, कितना है, फाइबर कहाँ है, कहीं नहीं लिया है आपने। तो वो गलतियां ना करे, फोकस करे कि प्रोटीन और फाइबर बहुत नेसेसरी है आइडियल वेट गेन के लिए। क्योंकि जो प्रोटीन से वेट गेन होता है वो लूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मसल में जाता है। बट फैट बढ़ती है तो वो घटने में भी प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, और वो जो फीमेल्स नहीं कर पाती।
और फिर उनको बाद में वो प्रॉब्लम्स आने लगती है कि मेरी बॉडी पहले जैसे नहीं रही, वो कॉन्फिडेंस लूज करने लगती है, तो वो सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्किलफुली खाना है, बहुत माइंडफुली खाना है आपको। सेकेंड चीज मोबिलिटी की, जैसे हमने एक्सरसाइज के बारे में बात करी, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है तो वॉकिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में वर्क फ्रॉम होम हो तो भी आप घर में 10-20 मिनट का बीच में गैप लेके वॉक कर सकते हो, उतना भी काफी है। बट मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बैठे बैठे काम करोगे, कुछ भी खाओगे तो वेट एक्यूमुलेट होगा और वो फैट के फॉर्म में होगा। तो वेट मैनेजमेंट अगर आप चाहते हो, डिलीवरी के बाद अगेन रीशेप होना चाहते हो, तो फोकस कीजिए आपके डाइट पे, आप किस तरीके का डाइट खा रहे हो और किस तरीके का एक्सरसाइज कर रहे हो। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी है तो वो बहुत सारी चीजें मांगते हैं, फीमेल्स क्रेविंग्स होती है, तो बहुत बार वो बेबी की क्रेविंग्स नहीं होती, वो मदर की क्रेविंग्स होती है और वो मांग लेती है मुझे ये खाना है वो खाना है, और वो सारी गलत चीजें होती है। लाइक चेकअप के लिए आगे जाते जाते मैकडीज में जाएंगे, तो मैं सोचूंगी कि ये खाते वक्त पहले सोचो, क्योंकि बाद में आपको रीपे भी करना है जी। तो ये कंट्रोल तो आपको खुद के ऊपर रखना ही पड़ेगा, खुद के लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। जी मैम, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे पोछा लगाइए हाथ से या झाड़ू लगाइए, तो क्या ये उनके लिए फायदेमंद है? ये तो एब्सोल्युटली मिथ है अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, दो पैर पे बैठ के पोछा लगाते हो या आप घर का सारा काम करते हो तो आपकी डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। क्योंकि डिलीवरी की अलग ये है, प्रोसेस है। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो आप पोछा लगाते हो या जो भी एक्सरसाइज करते हो, ये आपके बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, जॉइंट जो है फ्लेक्सिबल करती है, बट ये आपके डिलीवरी को इजी बनाती है, ना कि डिलीवरी करवाती है। तो ये जो कंसेप्ट है कि मैंने पूरा 9 महीना पोछा लगाया तो मेरे डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर लास्ट मोमेंट में आपका बच्चा ब्रीच रहता है, पैर की बल रहता है, तो आपने पोछा लगाया है या और कुछ किया है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बच्चा ब्रीच है, आपको सीजर ही नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी खुद की हेल्थ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके मसल की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, ना कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर फीमेल्स ऐसे सोचती है कि मैं थ्रू आउट 9 मंथ बहुत एक्टिव रहूंगी, एक्सरसाइज करूंगी तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ये बिल्कुल मत सोचिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप इस बारे में सोचो ही मत कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजरियन होगा, बिकॉज इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स योर डॉक्टर्स ड्यूटी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा बेबी किस तरीके से हेल्दी होगा और किस तरीके से इस वर्ल्ड में आएगा हेल्दी तरीके से, उसको विथ लिस्ट कॉम्प्लिकेशन और विदाउट कॉम्प्लिकेशन। कि बहुत पेशेंट ऐसे होते कि एम्फेसाइज करते हैं कि मेरी नॉर्मली होनी चाहिए, फिर कैसे भी हो, और उस दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाते। तो इस चीज के ऊपर पेशेंट ने ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि मेरी नॉर्मल ही हो, बट सारी चीजें करनी चाहिए जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सक्षम बनाती है। जैसे हमने बोला योगा, एक्सरसाइज या फिजिकल ट्रेनिंग, ये सब करना चाहिए। मैम, सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए ठीक है या फिर उनको एलिवेटर प्रेफर करना चाहिए? हाँ, सीढ़ियाँ कितनी है, कितनी बार चढ़नी, वो मैटर करता है। अगर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, पेशेंट इज एब्सोल्युटली हेल्दी, जो प्लासेंटा साइट होता है वो नॉर्मल है, बीओएच नहीं है, लाइक बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नहीं है, जिसके मिस्ड एबॉर्शन नहीं हुए पहले, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, सूदिंग पीसफुल प्रेगनेंसी है, तो ऐसे पेशेंट ने 1, 2, 3, 3rd फ्लोर तक चल के जा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर कॉम्प्लिकेशन है या बहुत ज्यादा स्टेयर्स है, फ्रीक्वेंटली आना जाना पड़ रहा है, तो नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना। इसका सेकंड एस्पेक्ट ये भी होता है कि ये नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना प्रॉब्लमेटिक होता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने का एक रीजन और भी होता है कि ताकि पेशेंट स्लिप ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि एब्डोमेन आगे आया होता है और उनको सामने वाली चीजें प्रॉपर्ली दिख नहीं पाती, तो इसके लिए हम प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलती है सीढ़ियाँ। अदरवाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बेटर वे आप फ्लैट सरफेस पे वॉकिंग कर सकते हो, और अदरवाइज आप लिफ्ट यूज कर सकते हो। जी बिल्कुल मैम। मैम, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को योगा का जो महत्व है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, उनको कौन कौन से योगासन करने चाहिए, किस प्रकार से करने चाहिए, ये सभी जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो और हमारे डॉक्टर के द्वारा दी गई जानकारी आपके बेहद काम आए। हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG टीवी पर। धन्यवाद।